प्रिय जिज्ञासु, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए हम शैक्षिक तकनीकी की बात कर रहे हैं, जो शिक्षा शास्त्र व्यवहार निर्माण का विज्ञान है। उसका एक उप विषय शैक्षिक तकनीकी है, यानी शिक्षा में तकनीकी कैसे प्रयोग होती है उसकी बात होगी। तो जो तकनीकियाँ चाहे जिस क्षेत्र में प्रयोग खोजी गई हों, उनका शिक्षा में कैसे प्रयोग होगा, वही यह इस प्रश्न का उत्तर शैक्षिक तकनीकी खोजती है। तो आज के वीडियो का जो हमारा अंक है उसका प्रकरण है एमपी हंट का चिंतन स्तर का शिक्षण प्रतिमान, हंट्स मॉडल ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। आप जानते ही हैं कि मॉरिसेल बिग्गी ने जो 4 स्तर बताए थे शिक्षण और अधिगम के, जिसमें ऑटोनमस डेवलपमेंट, मेमोरी लेवल और एक्सप्लेनेटरी लेवल, एक्सप्लोरेटरी लेवल, 4 लेवल जो बताए थे, तो उसमें जो था यहाँ पर हम उसको एक टीचिंग मॉडल के रूप में देखना चाह रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल है, जो विमर्शी चिंतन का स्तर है, उसमें कैसे शिक्षण प्रतिमान की बात की जाए कि किस तरह से शिक्षण की प्रक्रियाओं को पूर्व नियोजित किया जाए कि उसे बेहतर ढंग से लागू किया जा सके। तो इस प्रतिमान को समझने से पूर्व 2-4 बातें समझ लेना जरूरी है। जैसे चिंतन होता क्या है? चिंतन का मतलब है कि आपका स्वयं का अपना अधिगमकर्ता का स्वयं का अपना जो तर्क वितर्क करना है, जो उसकी क्षमताएं, जो उसके चिंतन है, जो उसका निष्कर्ष है, जो समस्याओं को देखने की जो उसकी प्रवृत्ति है, उसके आधार पर वह कैसे समस्या के समाधान तक पहुंचता है, वह चिंतन है। और उस चिंतन के संदर्भ में आप बात करें तो ये जो सिद्धांत है, जो यह स्तर है अधिगम का और शिक्षण का चिंतन स्तर, यह कर्ट लेविन के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर ही विकसित हुआ है। आप इसके लिए कर्ट लेविन का जो संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत है कर्ट लेविन का, उसको आप देख सकते हैं। मैंने YouTube पर उसको डाला है, आप उसे देखिए, समझिएगा तो इसमें समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही एक बात और यहाँ आपको समझना है कि प्रोजेक्ट टाइप में जैसे आप देखते थे कि समस्याएं आपको दे दी जाती हैं, प्रोजेक्ट मेथड पढ़े होंगे, तो समस्या सामने हो जाती है लेकिन समाधान उसको आपको ही खोजना होता है। उस समाधान में कोई बाहरी सहायता कर सकता है और आप ले भी सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी करना है उसका अधिकतम हिस्सा आपको ही, यानी अधिगमकर्ता को ही करना होता है। तो चिंतन स्तर में भी यही है। जैसे प्राथमिक स्तर में आपने देखा कि जो प्राथमिक यानी स्मृत स्तर प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए है, जिसमें सिर्फ रटने पर जोर दिया जाता है, और माध्यमिक कक्षाएं जो हैं वे बोधात्मक स्तर से संदर्भित हैं, जिसमें थोड़ा समझ की बात होती है और चिंतन का प्रारंभ होता है। लेकिन जो विमर्श स्तर है, जो चिंतन स्तर है, यह स्तर उच्च स्तर की कक्षाओं में है, जिसमें एक बात समझा दी जाती है या बता दी जाती है, समस्या पैदा कर दी जाती है, आप उसके समाधान तक पहुंचते हैं। जॉन डीवी महोदय जो भी प्रयोजनवादी विद्वान थे, उन्होंने भी बताया कि समस्या खोजने के लिए व्यक्ति को आवश्यकता की अनुभूति होनी चाहिए, फिर समस्या का ज्ञान होना चाहिए, फिर समस्या से संबंधित आंकड़ों को प्राप्त करना चाहिए उसे, उसके बाद उससे संबंधित परिकल्पना का निर्माण करना चाहिए, किस तरह से समस्या का वो निर्माण करेगा, और जब परिकल्पना तैयार हो जाएगी तो वो समस्या का समाधान कैसे होगा, यह भी वही अधिगमकर्ता वह व्यक्ति ही करेगा। तो यहाँ चिंतन स्तर में भी अधिगमकर्ता को बहुत कुछ करना होता है। तो आइए हम इस मॉडल के आगे बढ़ते हैं, जिसमें प्रतिमान पक्ष में आप जानते हैं कि फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम 4 अंग होते हैं। और इसके बाद इसमें हम जो हंट महोदय का शिक्षण चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रतिमान है, इसमें कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं, हमने इस पर आपको प्रस्तुत किया है। जरा सा समझते हैं। उद्देश्य की बात की जाए तो उद्देश्य क्या है? जैसे कि चिंतन स्तर का शिक्षण प्रतिमान है, तो उद्देश्य भी यहाँ स्पष्ट हो गया है कि छात्रों में मौलिक व स्वतंत्र चिंतन शक्ति का विकास करना। छात्रों में मौलिक व स्वतंत्र चिंतन शक्ति का विकास करना। यदि विद्यार्थी में मौलिक चिंतन का विकास होता है, मौलिक और स्वतंत्र चिंतन शक्ति का विकास होता है, यानी जो विद्यार्थी है वह मौलिक का मतलब मूल, जो उसका ओरिजिनल है, उसमें कोई बनावट ना हो। यदि उसके ओरिजिनलिटी का मतलब उसका जो कुछ वो सोच रहा है, तर्क कर रहा है, जो कुछ चिंतन कर रहा है, वो उसका स्वयं का है, तो वह मौलिक है। और मौलिक व स्वतंत्र चिंतन शक्ति का विकास करना पहला उद्देश्य है।
दूसरा है छात्रों में समस्या समाधान हेतु आलोचनात्मक व सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। चिंतन स्तर पर लक्ष्य क्या है? चिंतन स्तर पर लक्ष्य है कि बालक में मौलिक व स्वतंत्र चिंतन शक्ति का विकास हो, जिससे कि वह स्वयं सोचे, किसी भी प्रत्यय के संदर्भ में उसका स्वयं का विचार हो, वह स्वयं तर्क करे, स्वयं निष्कर्ष तक जाए, उसकी स्वयं आलोचना करे, स्वयं उसकी सृजनात्मकता को देखे। तो ये बातें आती हैं उसके लक्ष्य के रूप में, उद्देश्य के रूप में कि मौलिक व स्वतंत्र चिंतन शक्ति का विकास हो, विद्यार्थी में समस्या समाधान के लिए आलोचनात्मक व सृजनात्मक शक्ति का विकास किया जाए। तो कैसे होगा? इसके लिए आपके सामने एक संरचना तैयार मिलेगी। इस संरचना में यहाँ आपको 5 बिंदु दिए गए हैं। देखिए ये 5 बिंदु हैं। तो संरचना में पहला क्या है? सबसे पहले क्या किया जाएगा? सबसे पहले छात्रों के समक्ष समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करना। पहला स्टेप है कि विद्यार्थी को यहाँ समझाना नहीं है, यहाँ एक समस्यात्मक परिस्थिति उसके सामने उत्पन्न की जाए, उसके समक्ष। अब उसमें वह समस्या, देखिए प्रॉब्लम क्या है, समस्या तब होगी जब वो समस्या की अनुभूति कोई करे। जैसे छोटा सा उदाहरण है कि हम लोगों को ठंड बहुत लग रही है क्योंकि हम इस समस्या की अनुभूति कर रहे हैं। जैसे नागा साधु लोग होते हैं या फिर ऋषि मुनि जो बैठे हैं या फिर जो इनके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है, जिसे आप पागल कर सकते हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं, उनको ठंड का कोई भी भ्रम नहीं है। उनको ठंड लग ही नहीं रही। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि वे समस्या की अनुभूति नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए जैन डीवी महोदय यहाँ कहते थे कि जो समस्यात्मक परिस्थिति होनी चाहिए तो उसमें ऐसी हो कि उसमें बालक को, अधिगमकर्ता को जो समस्या है उसकी अनुभूति हो। तो समस्यात्मक परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होनी चाहिए कि जिससे बालक को अपनी आवश्यकता का अनुभव हो, विद्यार्थी को, अधिगमकर्ता को, और वह समस्या के बारे में सोच सके। जब समस्या ही नहीं रहेगी तो समाधान का कोई सवाल नहीं है। तो यह शिक्षक का कार्य है कि किस कुशलता के साथ, कितने बेहतर तरीके से, कितनी आकर्षणीय ढंग से उसको समस्यात्मक परिस्थिति को उत्पन्न करे कि विद्यार्थियों, अधिगमकर्ताओं का ध्यान उस पर चला जाए। तो पहली बात। दूसरी बात है कि छात्रों द्वारा परिकल्पना का निर्माण करना। देखिए, अगर पहला चरण, इसके संरचना का पहला स्टेप जो है पूरा हो गया, इसके 400 पानों में पहला सोपान अगर पूरा हो गया कि अगर समस्यात्मक परिस्थिति ढंग की उत्पन्न हो गई तो अधिगमकर्ता यानी सीखने वाला विद्यार्थी, बालक जो भी है, वह समस्या को पहचान लेगा। और जब समस्या को पहचान लेगा तो छात्र क्या करेगा? परिकल्पना का निर्माण करेगा। परिकल्पना, पर यानी चारों ओर, कल्पना यानी सोच के, जो उसकी कल्पनाएं हैं। किसके लिए परिकल्पना का निर्माण किस लिए करेगा? वो समस्या सोचा कि ये समस्या है और उस समस्या का समाधान क्या होगा, यहाँ समाधान ही लक्ष्य है, तो समाधान के लिए वह परिकल्पना का निर्माण करता है। उसके बाद तीसरे स्टेप में आप जाएं तो वहाँ परिकल्पना की पुष्टि हेतु सूझ, चिंतन व मनन का उपयोग करना। परिकल्पना कैसे उसकी पुष्टि की जाएगी? कुछ समस्यात्मक परिस्थितियां जो आई हैं उसमें से जो परिकल्पना वो तैयार किया गया है उस पर बालक द्वारा, अधिगमकर्ता के द्वारा, उसकी कैसी पुष्टि करेगा? यानी उसके लिए वो आंकड़ों को या फिर जो भी विधियां हैं, सूझ को, चिंतन को, मनन को उपयोग में लाएगा और परिकल्पना की पुष्टि करेगा। और जो परिकल्पना का परीक्षण तथा समस्या समाधान, चौथा स्टेप है परिकल्पना का परीक्षण तथा समस्या समाधान। यानी क्या है कि सबसे पहले तो उसको समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न कराइए जिसमें कि उसको आवश्यकता का अनुभव हो जाए, और समस्यात्मक स्थिति को जब पहचान लेगा विद्यार्थी तो वह आंकड़ों का संग्रहण करेगा कि आंकड़ा यही बना लेगा, वो आंकड़ा यही कलेक्ट करेगा। जब समस्यात्मक परिस्थिति पैदा होगी उसके सामने तो उसी समय वह आंकड़ों को विचार करके, विमर्श करके आंकड़ों को एक जगह इकट्ठा करते रहेगा। और जब वो समझ जाएगा कि हाँ फाइनल समस्या, प्रॉब्लम क्या है, तो वह परिकल्पना का निर्माण करेगा। यानी परिकल्पना का निर्माण करने का मतलब है कि वो समस्या का संभावित हल देगा, अपने मन में रखेगा या लिखेगा, और फिर उसकी पुष्टि हेतु चिंतन, सूझ, मनन का उपयोग करेगा, डाटा, आंकड़ा का संकलन करेगा उसके बाद परिकल्पना का परीक्षण करेगा कि यानी मैंने जो सोचा है कि वो
तो वो समाधान है समस्या का कि नहीं है, तो उसका वो देखेगा। अगर समाधान है तो फिर वो उसका कार्य सफल हो गया। अब इसके बाद इसमें सामाजिक प्रणाली की बात करें, सोशल सिस्टम की बात करें, तो जो हंट का चिंतन स्तर का शिक्षण प्रतिमान है, इसमें सामाजिक प्रणाली के 4 प्रमुख बिंदु आपके सामने हैं, जिसमें पहला है कि कक्षा परिवेश पूर्ण रूप से मुक्त व स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि यहाँ दोनों शिक्षक और छात्र दोनों बराबर सहभागी हैं। तो यहाँ कक्षा का परिवेश जो है वह पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए और पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की दबाव या बाधा जैसी बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है कि छात्र क्रियाशील है और स्वप्रेरित होता है। छात्र क्रियाशील होता है, जो विद्यार्थी है अधिगम करता है वह क्रियाशील है, वह क्रिया को करने वाला है, वह स्वयं करने वाला है, स्वप्रेरित है, वह स्वयं ही प्रेरित है। तीसरी है कि छात्रों के समाजीकरण का दृढ़ आधार होता है। यहाँ जो सोशल सिस्टम इसका है, इस शिक्षण स्तर के चिंतन स्तर के शिक्षण का जो प्रतिमान है, इसमें जो छात्रों के समाजीकरण की बात है वह एक बहुत दृढ़ आधार प्रस्तुत करता है, क्योंकि यहाँ विद्यार्थी स्वयं सोचता है, समझता है, तर्क करता है, निष्कर्ष तक जाता है, चिंतन करता है, समस्या का समाधान करता है, तो इसलिए इसको एक दृढ़ आधार मिलता है। और अगली बात है कि सहयोग, सामाजिक संवेदनशीलता, सहानुभूति का परिवेश होता है। जो सहयोग, जो विद्यार्थी गण बैठे हैं सीखने के लिए आपके सामने, शिक्षक के सामने, तो वो क्या है कि वे सहयोग, आप एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं और सामाजिक संवेदनशीलता का भी अनुपालन करते हैं, सहानुभूति का भी परिवेश बनाते हैं। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, आपको समझ में आई, आप बता देते हैं, दूसरा समझ में आया उसको बता देता है, तो एक दूसरे के सहयोग से जो समस्या है उसका सहज समाधान हो जाता है। तो इस तरह से इसका सोशल सिस्टम पूरा हुआ। उसके बाद हम बात करें तो किसी भी मॉडल के चौथे बिंदु का नाम होता है मूल्यांकन प्रणाली, यानी सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम यानी किस तरह से देखा जाए कि वो जिस लिए बनाया गया उसको कार्य किया कि नहीं किया। तो इसमें निबंधात्मक परीक्षण अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि यहाँ देखिए चिंतन की बात को परखना होता है कि विद्यार्थी ने कितना सोचा। जैसे कर्ट लेविन की फील्ड थियरी आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ वहाँ दोनों बातें अच्छी तरह समझ में आएगी कि किस तरह से विद्यार्थी इसमें सोचता है। और निबंधात्मक परीक्षण जो होते हैं उनमें ही विस्तृत रूप से इसको उत्तर मिल पाता है, इसलिए निबंधात्मक परीक्षण ज़्यादा जरूरी होते हैं। और दूसरा है कि अभिवृत्ति, समस्या समाधान, सृजनात्मकता आदि परीक्षण का भी उपयोग अधिक किया जाता है, कि जो समस्या समाधान हो रही है तो अभिवृत्ति उसका कैसे, एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जा सकता है, क्रिएटिविटी टेस्ट लिया जा सकता है। हाँ, इस तरह से यानी जो भी चिंतन का स्तर, कैसे समस्या का समाधान देखा जा रहा है, उस तरह के परीक्षणों का इसमें उपयोग किया जाता है। तो आज के वीडियो के इस अंक में हमने हंट के चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमान को देखा, समझा और जाना। आप इसको समझिए, जो बातें न समझ में आए आप बताने का कष्ट करिएगा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।